गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम राहुल है और आज का जो सेकंड सेशन है वो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। सभी को जो मेरी वॉइस है वो ऑडिबल है कि नहीं, खाली कंफर्म कर दीजिए। हेलो। कोई भी चैट बॉक्स में भी कंफर्म कर सकता है सभी को मेरी वॉइस जो है वो ऑडिबल है। थैंक यू सो मच सर, कंफर्मेशन के लिए। अभी हम नेक्स्ट और 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। अगर और कोई ज्वाइन करे नहीं तो हम अपना जो सेशन है 3:35 को स्टार्ट कर देंगे। टाइमिंग में आप सभी को एक गूगल फॉर्म का लिंक जो है आपके चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज इसको फिल कर दीजिए ताकि एंड ऑफ द डे आपको जो इसका रिकॉर्डिंग है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आपके रजिस्टर्ड मेल पे आपको रिसीव हो जाए। मैंने चैट बॉक्स में आपको लिंक शेयर किया है, तो आप लोग प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको फिल कर दीजिए। और हम नो हम 2 से 3 मिनट और वेट करेंगे और अपना जो सेशन है 3:35 को स्टार्ट करेंगे। तब तक प्लीज आप लोग ये फिल कर दीजिए। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम राहुल है। बहुत लोगों ने बाद में ज्वाइन किया तो मैं जस्ट एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल सिंह है और जो आज का सेकंड सेशन जो है वो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप सभी से एक गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। आप लोग प्लीज़ इसको फिल कर दीजिए ताकि एंड ऑफ द डे आपको जो इस सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो है आपके रजिस्टर्ड मेल पे रिसीव हो जाए। और आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है, आपको सेशन के बारे में कुछ भी डाउट है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि हम लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम एक 15 से 20 मिनट का Q&A राउंड करते हैं जहाँ पे आपके जो भी डाउट है हम उसको आंसर करते हैं। एट द मिड ऑफ द ट्रेनिंग आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा अपने आप को कुछ भी अनम्यूट करके पूछने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी एक की वजह से बाकी सबका भी जो फेज है वो हैम्पर हो। तो ये मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा। और सेकेंड चीज़ खाली ये जानना चाहूँगा, इसमें से बीएससी यूजर है क्या सेशन में जो बीएससी यूज करते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में येस और नो खाली कर सकते हो कि इसमें से कोई बीएससी यूजर है कि नहीं आज के सेशन में। आप यस, तो बीएससी का कंफर्मेशन आ गया। एनएससी यूजर है? ठीक है, बीएससी का कंफर्मेशन आ गया, एनएससी का कंफर्मेशन आ गया। एमएफयू यूजर? ठीक है। तो मुझे कंफर्मेशन आ गया, बीएससी एनएससी और एमएफयू तीनों ही आज के सेशन में, तीनों ही यूजर अवेलेबल हैं। तो हम आज के सेशन में तीनों चीज को जो है वो स्टार्ट को पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक छोटा सा पहले आपको खाली एक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पहले तो मैं आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ। खाली आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा आपको ये पीडीएफ जो है मेरा दिख रहा है कि नहीं।
थैंक यू सो मच खुशी जी। तो पहला मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आज के हम सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम बेसिक एंड क्लाइंट मैनेजमेंट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो पहले तो आप अगर एनएससी बीएससी एमएफयू यूज़र है, तो हम आपका ट्रांजेक्शन जर्नी की कैसे आप यूसीसी आईएनएन एमएफ कैन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप केवाईसी कर सकते हैं, मैंडेट क्रिएशन है, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो जर्नी है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ये टॉपिक कवर करेंगे आज। यहाँ पे एडिशनल टूल्स है, जैसे कि आपको अगर किसी दूसरे ब्रोकर से कुछ इन्वेस्टमेंट स्विच करा के अपने पास लाना है, तो आप ट्रांसफर होल्डिंग के द्वारा कैसे कर सकते हैं। आपको कोई एसआईपी कैंसिल करना है, सीज करना है, पॉज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आपका जो केवाईसी किया है उसका स्टेटस रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि केवाईसी का स्टेटस वो पेंडिंग है, ड्राफ्ट है या सक्सेसफुल है। कार्ड का ऑप्शन है वो भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे और ऑप्शन है, टॉप स्कीम्स है, रोलिंग रिटर्न कैलकुलेटर है, टास्क मैनेजर है, गोल प्लानिंग है, मॉडल पोर्टफोलियो। तो ये सब चीजें भी हम आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ट्रांजेक्शन व्यू। अगर आपको चेक करना है कि आपके एआरएन पे पिछले 3 महीने में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेज, रिडम्पशन, स्विच, कुछ भी ट्रांजेक्शन, इन रिस्पेक्टिव ऑफ आपने एएमसी से किया हो, ऑफलाइन किया है, ऑनलाइन, एनएससी बीएससी, कहीं से भी जो भी ट्रांजेक्शन आपसे एआरएन पे हुआ है, वो आप कैसे व्यू कर सकते हो। अगर आप इंश्योरेंस में भी वर्क करते हो, उसका भी डेटा अगर आपको मैनेज करना है, तो कैसे आप उसका मैनुअल एंट्री कर सकते हो। ईमेल स्केड्यूलर का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अगर चाहते हो कि हर महीने मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मंथली पोर्टफोलियो रिपोर्ट चला जाना चाहिए, या सपोज कीजिए आप चाहते हो कि हर महीने की पहली तारीख को मेरे क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो वैल्यूएशन जाना चाहिए। अभी कैपिटल गेन का टाइम है, कैपिटल गेन भेजना है, तो आपको मतलब जो भी चीज़ आपको भेजना है, आप ईमेल शेड्यूलर के द्वारा असाइन कर सकते हो। तो ये हो गया हम आज के ओवरऑल, हम ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। जी, 2 मिनट खाली रुक जाते हैं, और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया आज के सेशन के रिगार्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। जैसे आप अपना बीएससी अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं, पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है इन्वेस्ट ऑनलाइन, एनएससी, बीएससी एंड एमएफयू। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन आता कहाँ से। तो ये ऑप्शन लाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, पोर्टल सेटिंग्स। और पोर्टल सेटिंग्स में पहला ही ऑप्शन है आईएफए रजिस्ट्रेशन। आप जैसे आईएफए रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए एक्सचेंज पूछ रहा है, आपका ऑनलाइन एक्सचेंज क्या है, एनएससी, बीएससी, एमएफयू। अगर सपोज कीजिए आप एनएससी बीएससी यूज कर रहे हैं, तो आप एनएससी बीएससी को इनेबल कीजिए और नीचे ऑप्शन है सबमिट। सपोज कीजिए आप एनएससी बीएससी एमएफयू तीनों यूज कर रहे हैं, तो तीनों को इनेबल कीजिए। यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो भी एक्सचेंज है जिसको आप यूज कर रहे हो, वो आप यहाँ पे इनेबल कीजिए और सेव कीजिए, तभी जाके वो यहाँ पे इनेबल्ड होगा। ये तो हो गया आपका एक्सचेंज इनेबल करना। अब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन के लिए। अभी आपको भी मालूम होगा, अगर आपको कोई भी एक्सचेंज के साथ हमारे साथ ट्रांजेक्शन करना है, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉलो करना होता है। पहले तो आपके पास अगर एनएससी बीएससी या एमएफयू का यूजर आईडी पासवर्ड है, तो उसके बाद आप इंटीग्रेशन के लिए फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एनएससी का इंटीग्रेशन। अगर आप एनएससी यूजर हो, आपके पास एनएससी का यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिंपली खाली आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी से एनएससी का जो मेल आईडी है, एनएससी का जो मेल आईडी है उस पर मेल करना है। सब्जेक्ट लाइन रहेगा एपीआई इंटीग्रेशन या एपीआई क्रेडेंशियल फॉर माय एआरएन नंबर, और आप अपना एआरएन नंबर मेंशन करेंगे। और बॉडी टाइप में लिख दीजिएगा डियर टीम काइंडली प्रोवाइड द एपीआई क्रेडेंशियल फॉर माय एआरएन नंबर। आप जैसे ये मेल करते हैं, आपको विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर, या मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ द डे तक, आपको बीएससी का जो सॉरी एनएससी का जो क्रेडेंशियल है आपके रजिस्टर्ड मेल पे आ जाता है। एक बार आपके रजिस्टर्ड मेल पे क्रेडेंशियल आ गया एनएससी का, तो सिंपली आपको खाली क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एनएससी क्रेडेंशियल्स। आप एनएससी क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, ऐड क्रेडेंशियल्स, जहाँ पे आपको आपका एआरएन सेलेक्ट करना है। यूजर नेम सेम होता है, यहाँ पे आपको जो पासवर्ड आया है एज इट इज पासवर्ड को कॉपी करना है।
और यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्पॉन्सर बैंक में कैम्स को सेलेक्ट करके सबमिट करना है। तो जैसे आपने ये सबमिट किया, ऑटोमेटिकली आपका एनएससी जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, और आपका एनएससी का जितने भी आपने आईएन, जितने भी मैंडेट बनाए, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना है। तो ये हो गया आपका एनएससी सिंक, एनएससी सिंक एंड एनएससी इंटीग्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं बीएससी के पार्ट में। अगर आप बीएससी यूजर हैं तो बीएससी यूजर के लिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप बीएससी यूजर हैं तो बीएससी के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, प्रोसेस है। आपको बीएससी के लिए क्या करना होता है, बीएससी के लिए हम आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसको एपीआई इंटीग्रेशन फॉर्म कहा जाता है। आपको फॉर्म जैसे ही मिलता है, आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होता है। फॉर्म का जैसे ही आपके पास प्रिंट आउट आया, आपको बीएससी का जो लॉगिन पेज है बीएससी स्टार एमएफ का, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको सीआरएस पोर्टल कहा जाता है। आपके पास सभी के पास सीआरएस पोर्टल का लॉगिन होगा। तो जैसे ही वो फॉर्म आया, आपने फॉर्म का प्रिंट आउट लिया और वो फॉर्म को फिल करना होता है। हम आपको पूरा डिटेल्स जो है मेल पे भेजते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे फिल करनी है। एक बार आपने वो फॉर्म फिल किया, आपको सीआरएस पोर्टल लॉगिन करना है बीएससी के, और सीआरएस पोर्टल में जाके एपीआई इंटीग्रेशन या एपीआई क्रेडेंशियल सेलेक्ट करके वो फॉर्म अपलोड करना है। आप जैसे ही वो फॉर्म अपलोड करते हैं बीएससी के पास, आप जैसे ही बीएससी के बाद वो फॉर्म अपलोड करते हैं, आपको बीएससी सेम डे या एंड ऑफ द डे तक आपको बीएससी लॉगिन क्रेडेंशियल देता है आपके एपीआई का। आपके पास जैसे ही एपीआई का लॉगिन क्रेडेंशियल आ गया, फिर आपको सिंपली खाली क्या करना है, लॉगिन क्रेडेंशियल सेटिंग्स में जाना है, बीएससी क्रेडेंशियल्स में जाना है, और आपको यहाँ पे ऐड क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपका एआरएन सेलेक्ट करना है, यूजर नेम, मेंबर आईडी और पासवर्ड। खाली एक बार ध्यान दीजिएगा, जो बीएससी का पासवर्ड आया रहता है वो टेम्पोररी पासवर्ड होता है। तो आपको वो पासवर्ड जो है, आप बीएससी के पेज पे जाके वो पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि जब जो यूजर नेम, जैसे कि बीएससी बहुत टाइम यूजर नेम @123, वो एक ही बार के लिए लॉगिन के लिए होता है। तो कभी भी आपके पास अगर बीएससी का लॉगिन क्रेडेंशियल आ गया एपीआई का, तो आप वही लॉगिन क्रेडेंशियल एक बार बीएससी के पोर्टल पे जाइए, वो लॉगिन क्रेडेंशियल लॉगिन कीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे तुरंत वो आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा। आप वो पासवर्ड चेंज कर लीजिए और फिर जाके नया जो पासवर्ड है वो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। एक बार आपने अपना पासवर्ड अपडेट कर दिया तो आपका जो बीएससी है वो भी इंटीग्रेट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एनएससी इंटीग्रेशन, बीएससी इंटीग्रेशन। अब आते हैं एमएफयू इंटीग्रेशन के लिए। अगर आप एमएफयू यूजर हैं तो एमएफयू के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कोई भी मेल या फॉर्म अपलोड करने की जरूरत नहीं है। खाली आपको सिंपली पोर्टल सेटिंग्स में जाना है, आईएफए रजिस्ट्रेशन में जाना है, और खाली एमएफयू को यहाँ पे इनेबल करके सेव कर देना है। आपने ये जैसे सेव किया, ऑटोमेटिकली आपका जो एमएफयू है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके लिए अलग से आपको जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया एनएससी बीएससी का, वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस सिंपल है। खाली आपको यहाँ पे जाके आईएफए रजिस्ट्रेशन में उसको इनेबल करना है, और इनेबल करके उसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका जो बीएससी एमएफयू है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है एनएससी बीएससी एंड एमएफयू का इंटीग्रेशन पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं बाकी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं इन्वेस्ट ऑनलाइन बीएससी ऑप्शन पे। तो जैसे आप इन्वेस्ट ऑनलाइन बीएससी ऑप्शन पे जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोफाइल लिस्ट। प्रोफाइल लिस्ट मतलब आज के टाइम में अगर आप बीएससी में बहुत पहले से काम कर रहे हैं और अभी आपने इन्वेस्टमेंट सब्सक्राइब किया है, मतलब आपने सपोज कीजिए 50-100 यूसीसी मैंडेट ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं पहले से, और अब वो आपको दिख नहीं रहे। तो आपको पहली बार के लिए जितने भी आपके एग्जिस्टिंग यूसीसी है, जितने भी एग्जिस्टिंग मैंडेट है, वो आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का वीडियो है, मैं आपको प्ले करने जा रहा हूँ। आप वो छोटा सा खाली वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे सिंपली हमने बताया कि आप पहली बार के लिए आपका जो यूसीसी फाइल है, मैंडेट फाइल है और एसआईपी फाइल है, वो आपको अपलोड करना होता है अगर आप बीएससी यूजर हैं तो मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, आप खाली वो देख लीजिएगा। The UCC mandate and SIP files on InvestWell. The very first step you need to do is update the API credentials. For that, you need to go to settings, go to BS6 credentials and click on add credentials. Enter the details over here and click on submit. Once this is done, you will go to BS Invest Online BSC profile list and click on login to BSC portal. This will take you to the BSC login. Over here, you need to request 3 files, UCC file, mandate file and the SIP file.
The very first file is UCC. So in order to download the UCC file, you will go to admin reports and client master report new. Here you will select the since inception date range. Select date type as created date and click on export to text. The second file that you need to request is a mandate file. For that, you need to go to systematic investment, mandate, and go to mandate search. Again, you need to select your date range since inception and click on export to text. Third file that you need to request is the SIP file. For that, you need to go to daily downloads, XSIP ISIP, and go to XSIP ISIP registration report new. Over here, again, select the since inception date range and click on export to text. Once these three files are exported on the system, you will go to Investwell and upload them one by one. The very first one you will upload is UCC. For that, you will come here to the profile list section and click on upload UCC and select the file. Second, you will upload the mandate list. So you will click on mandate, upload mandate list and select the mandate file. The third one is the SIP file. So in order to update that, you will go to systematic orders and you will click on upload SIP and select the SIP file. This is how you will update the since inception data on the system for BSC. अभी आपने देखा होगा कि अगर आप BSC यूजर हैं तो आपको खाली एक बार के लिए जितने भी एग्जिस्टिंग UCC है, मैंडेट है और जो आपका SIP डेटा है वो अपलोड करना होता है। एक बार आपने ये फाइल अपलोड कर दिया, फिर आपके जितने भी एग्जिस्टिंग UCC, मैंडेट एंड जो डेटा है वो यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। सपोज कीजिए आपको फ्यूचर में कोई नया UCC बनाना है, तो नया UCC बनाने के लिए आपको हमने यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है क्रिएट UCC। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लाइंट का पैन नंबर पूछता है। सपोज कीजिए मैं अपने यहाँ पे पैन नंबर डाल रहा हूँ। अगर ये मेरा KYC वैलिडेट है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो नाम है एज पर KYC फैच करके दिखा देगा और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यहाँ पे फिल करना होगा। और जैसे मैं सब इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करूंगा, क्लाइंट को एक नॉमिनेशन कन्फर्मेशन एंड UCC कन्फर्मेशन उसके रजिस्टर्ड मेल पे जाता है। जैसे ही क्लाइंट नॉमिनी कन्फर्म कर लेता है, UCC कन्फर्म कर लेता है, तो आपको उसका डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल चेक जो है वो अपलोड करना होता है। अगर क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है अपना चेक एंड साइन शेयर करने में, तो आपको जो AO फॉर्म होता है वो भी आप उसको दे के उसका साइन करा के उसको अपलोड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपको खाली क्लाइंट का डिटेल्स फिल करना है। फिल करने के बाद क्लाइंट को खाली नॉमिनी ऑथेंटिकेशन, UCC ऑथेंटिकेशन करना है। एक बार क्लाइंट ने दोनों ही कर लिया, फिर आपको आइदर यू कैन सेलेक्ट डिजिटल साइन एंड डिजिटल सिग्नेचर, और अगर क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो AO फॉर्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, उसका भी क्लाइंट को आप PDF जो है वो भेज सकते हैं। क्लाइंट उसका प्रिंट आउट लेके साइन करके देगा और वो आप फॉर्म अपलोड करेंगे। आपको मालूम होगा BSC में भी ई-लॉग ऑथेंटिकेशन भी आ गया है। अगर आपने क्लाइंट का ई-लॉग ऑथेंटिकेट करवा दिया है, अगर आपने क्लाइंट को ई-लॉग ही भेज दिया और क्लाइंट ने ई-लॉग ऑथेंटिकेट कर दिया है, ई-लॉग करने के बाद आपको जो चेक एंड सिग्नेचर और वो जो AO फॉर्म अपलोड करना है, वो आपको प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करना होता है अगर ई-लॉग ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो। अगर ई-लॉग नहीं हुआ है तो फिर आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो फॉलो करना है। वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए वो कहाँ से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप अपने क्लाइंट को जो नॉमिनी एंड UCC ऑथेंटिकेशन करवा लेते हैं, आपको खाली सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एक्शन पे। एक्शन पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्टिवेट UCC। आप जैसे एक्टिवेट UCC पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए पूछता है अपलोड इमेज एंड अपलोड प्रीफिल्ड UCC फॉर्म। अगर आपको यहाँ पे क्लाइंट ने साइन एंड बैंक प्रूफ दिया है तो आप ये अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट ने नहीं दिया है तो आप यहाँ पे इसको जो फॉर्म है वो फॉर्म डाउनलोड करके भेज के प्रिंट आउट लेके क्लाइंट को बोले साइन करके भेजने के लिए, और ये फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं। ये आपका जो UCC है तुरंत आपका एक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी अगर आपने UCC क्रिएट कर रहे हैं, UCC क्रिएट करते हुए यहाँ पे अगर आपको सपोज कीजिए आपने यहाँ पे क्लाइंट का पैन नंबर डाला, अगर आपने यहाँ पे पैन नंबर डाला और यहाँ पे अगर क्लाइंट का KYC वेरीफाइड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा KYC नॉट वेरीफाइड, और यहाँ पे ऑप्शन आता है डू KYC। तो आप अपने क्लाइंट का जो KYC है आइदर उसको व्हाट्सएप या मेल के द्वारा लिंक शेयर करके आप क्लाइंट का जो KYC है वो प्रोसेस भी यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया UCC क्रिएशन और KYC का पार्ट। अब जैसे ही आपके क्लाइंट का UCC बना हुआ है या आपको आपने क्रिएट कर लिया है, आपको किसी भी क्लाइंट का ट्रांजेक्शन करना है। सपोज कीजिए मेरा एक कोई क्लाइंट है, मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, मुझे इसका ट्रांजेक्शन करना है।
मैंने क्लाइंट का नाम सर्च किया, मैं यहाँ पे यूसीसी पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यूसीसी पे क्लिक करूंगा, क्लाइंट में तुरंत रीडायरेक्ट होऊंगा क्लाइंट के डैशबोर्ड पे, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू इन्वेस्टमेंट। अभी सपोज कीजिए क्लाइंट का कोई एग्जिस्टिंग फोलियो में इन्वेस्टमेंट है, अगर उसी में इन्वेस्टमेंट करना है उसको एडिशनल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। लेकिन सपोज कीजिए मेरा अभी क्लाइंट का एक्सिस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्लाइंट ने बोला सर मेरा एक्सिस में भी एक इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 10,000 का, 20,000 का, जो भी आपको क्लाइंट ने अमाउंट बताया। और अगर आपको कोई भी नए फोलियो में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू इन्वेस्टमेंट। आपको न्यू इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे ट्रांजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे यूसीसी आएगा आपका। जैसे आप यूसीसी सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको जो केवाईसी है वो फेच होके आएगा, और फेच होने के बाद आपको यहाँ पे परचेज आप सेलेक्ट कर सकते हो या इधर एसआईपी। अगर आप परचेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे खाली आपको अमाउंट डालना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया। और जैसे मैं ट्रांजेक्ट पे क्लिक करूंगा तुरंत ये ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा, और क्लाइंट को कंफर्मेशन पेमेंट का चला जाएगा। सपोज कीजिए मुझे एसआईपी करना है, मैंने एसआईपी यहाँ पे लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया मंथली, 5,000 रुपीज़ की मैं एसआईपी इंस्टॉलमेंट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एसआईपी जो है 15 जून से स्टार्ट हो जाए, या सपोज कीजिए 10 जून से। स्टार्ट डेट ले लिया, यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड, और यहाँ पे मैंने जैसे ये सब लेके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आज पे करना है, और जैसे मैं ट्रांजेक्ट पे क्लिक करूंगा तुरंत जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और क्लाइंट को कंफर्मेशन चला जाएगा। जैसे ही क्लाइंट कंफर्म करेगा एसआईपी जो है उसकी जो भी डेट सेलेक्ट किया वो डेट से उनकी एसआईपी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका परचेज एंड एसआईपी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फंड पिक्स। यहाँ पे फंड पिक्स का ऑप्शन है। अगर सपोज कीजिए क्लाइंट कभी बोलता है कि सर मुझे कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई रिकमेंडेशन दीजिए, कौन सी स्कीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आप अपने क्लाइंट को अपने पोर्टल में, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं स्कीम्स, जहाँ पे आपको जो भी स्कीम्स आप अपने फेवरेट्स में डालोगे वो सब स्कीम्स क्लाइंट को फंड पिक्स में दिखाई देगी। तो आपको जो भी स्कीम क्लाइंट को यहाँ पे मतलब जो भी रिकमेंड करना है तो आप यहाँ पे फंड पिक्स में आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर आपके फंड पिक्स में आपको मैंने रिकमेंडेड स्कीम दिया है, जहाँ पे आपको मालूम है कि जो स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। सपोज कीजिए क्लाइंट को कोई भी स्कीम की जानकारी चाहिए, जैसे कि अभी एक्सिस ब्लू चिप है, उसके बारे में जानना है क्लाइंट को, तो जैसे ही क्लाइंट यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्लाइंट को स्कीम का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। आप अगर देखेंगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन स्कीम के बारे में क्लाइंट को यहाँ पे रिसीव हो गया है। क्लाइंट अगर चाहता है वन पेजर आपसे मांगता है तो आप उसको यहाँ से वो स्कीम का वन पेजर भी निकाल के दे सकते हैं, पीडीएफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एडिशनल ट्रांजेक्शन, जैसे कि मैंने बताया अगर क्लाइंट को उसी फोलियोज में कुछ भी एडिशनल ट्रांजेक्शन करना है, रिडम्पशन, परचेज, एसआईपी, एसटीपी, जो भी एडिशनल ट्रांजेक्शन करना है वहां पे आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज की जब ये निपॉन का फोलियो है, इसमें कुछ मुझे ट्रांजेक्ट करना है, मैंने निपॉन में गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए पूछता है परचेज, स्विच, एसआईपी, एसटीपी, रिडम्पशन, एसडब्ल्यूपी। तो जो भी करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मुझे फोलियो यही रखना है, फोलियो यही रहेगा, पर मुझे लार्ज कैप जो है इन्वेस्टमेंट इसी फोलियो में मिड कैप में भी जाना है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आता है। देखिए मैंने अगर स्कीम सेलेक्ट करके यहाँ पे परचेज लेके अगर आगे बढ़ गया तो इसी फोलियो में मेरा दूसरे स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एडिशनल ट्रांजेक्शन में परचेज, रिडम्पशन, एसआईपी, एसटीपी, नए स्कीम में इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। माय ऑर्डर्स, जैसे कि अगर सपोज कीजिए क्लाइंट को चेक करना है कि सिस्टम के थ्रू, जैसे कि आज मैं चाहता हूँ 1 मई से लेके अभी तक कितने ऑर्डर सिस्टम के थ्रू लगे हैं, जितने भी ऑर्डर चाहे ब्रोकर ने लगाया होगा चाहे क्लाइंट ने, तो यहाँ पे सिस्टम ऑर्डर में जितने भी ऑर्डर लगा रहता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स क्या होता है, सपोज कीजिए कोई ऑर्डर आपने बीएससी के पोर्टल पे भी जाके लगा दिया है, यहाँ पे तो आपने कोई ऑर्डर लगाया पर बीएससी के पोर्टल पे भी लगाया, अगर आप ऑल ऑर्डर में जाएंगे तो जितने भी ऑर्डर्स हमारे यहाँ से लगे हैं, साथ ही साथ जो भी ऑर्डर बीएससी के पोर्टल पे लगे वो सभी के सभी ऑल ऑर्डर्स में दिखाई देंगे। तो कभी भी आपका क्लाइंट को अगर आप रिफर करने बोले तो उनको ऑल ऑर्डर रिफर करने बोलिए, क्योंकि सिस्टम ऑर्डर में खाली हमारे यहाँ का जितने भी ऑर्डर हमारे थ्रू लगे खाली वही रिफ्लेक्ट होंगे। ऑल ऑर्डर मतलब जो है पूरा ओवरऑल ऑर्डर जो बीएससी के यहाँ पे लगा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, माय ऑर्डर सेक्शन। मैनेज प्रोफाइल, यहाँ पे क्लाइंट का प्रोफाइल है जहाँ पे क्लाइंट के यूसीसी जो है यहाँ पे दिखाएंगे कि कितने यूसीसी है। यहाँ पे क्लाइंट का मैंडेट दिखाई देता है आपको कितने मैंडेट है क्लाइंट का। सपोज कीजिए कोई यूसीसी आपको कुछ एक और नया यूसीसी बनाना है तो यहाँ से आप वापस से क्रिएट प्रोफाइल करके उसका एक और यूसीसी जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन प्लान।
ट्रांजेक्शन पार्ट क्लाइंट लेवल पे। अब हम आगे बढ़ते हैं मैंडेट पार्ट। यहाँ पे देखिए सबसे सेकंड ऑप्शन है मैंडेट। आप जैसे मैंडेट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके मैंडेट क्रिएटेड है जो आपने अपलोड किए यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं कि आपके जो मैंडेट है यहाँ पे अपलोडेड है। अगर सपोज कीजिए कोई भी आपको नया मैंडेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्रिएट मैंडेट। आप जैसे ही क्रिएट मैंडेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको खाली क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करना है। आपने क्लाइंट का नाम सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लाइंट का यूसीसी नंबर सेलेक्ट किया। जैसे आप यूसीसी सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका जो बैंक है यूसीसी का यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा नीचे दो ऑप्शन आ रहा है, एक नेच और फिजिकल। तो सबसे पहले मैं आपको नेच मैंडेट बताता हूँ। अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ पे नेच मैंडेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिया 50,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपने सबमिट किया। आप जैसे ये सबमिट करेंगे ना, अगर आपके पास क्लाइंट तुरंत बैठा है तो आप तुरंत हाथों हाथ वो मैच को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। क्लाइंट जो है अगर आपके बाजू में बैठा है तो वो आपको तुरंत एक पॉपअप देगा कि डू यू वांट टू रजिस्टर मैंडेट नाउ। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तुरंत वो आपको मैंडेट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आइदर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार के थ्रू आप क्लाइंट का मैंडेट जो है रजिस्टर कर सकते हैं। अगर क्लाइंट के पास डेबिट कार्ड है तो उसका डेबिट कार्ड का नंबर, सीवीवी एंड एक्सपायरी डेट डाल के ओटीपी आएगा और कंफर्म करेंगे तो मैंडेट जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्लाइंट के पास डेबिट कार्ड नहीं है, नेट बैंकिंग भी चल सकता है। अगर आधार बैंक में लेंगे तो आधार बैंक से भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंडेट जो है वो 3 to 5 वर्किंग डेज में रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर आपने यहाँ से क्लाइंट आपने क्लाइंट का इनिशिएट किया, क्लाइंट बाहर है मतलब क्लाइंट आपसे दूर है, तो क्लाइंट के रजिस्टर्ड मेल पे मैंडेट कंफर्मेशन लिंक जाता है बीएससी की तरफ से। क्लाइंट को खाली वो लिंक पे क्लिक करके बोलिए आप अपना मैंडेट जो है कंफर्म कर लीजिए। जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे वो ऑप्शन से आप कंफर्म कीजिए, आपका मैंडेट जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट मैंडेट। अभी क्लाइंट बोलता है कि सर ना मेरे पास डेबिट कार्ड है, ना मेरे पास नेट बैंकिंग है, ना मेरे पास आधार है। उस केस में आपको यहाँ पे फिजिकल मैंडेट सबमिट करना होगा। आप फिजिकल जैसे लेके सबमिट करेंगे, आपके क्लाइंट को बीएससी की तरफ से एक प्री प्रिंटेड फॉर्म जाता है मैंडेट का फॉर्म। आपके क्लाइंट को वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट लेने के बाद उस फॉर्म पे साइन करना होगा जो उनका बैंक में सिग्नेचर है। एक बार वो फॉर्म साइन करके आपको भेजते हैं, आप वो फॉर्म अपलोड करोगे और वो फॉर्म अपलोड करने के बाद जो फिजिकल मैंडेट है अप टू 25 डेज, मतलब मिनिमम मैक्सिमम 15-20 दिन में भी हो जाता है, लेकिन अप टू 25 डेज लग जाता है रजिस्टर्ड होने के लिए। बैंक टू बैंक डिफर करता है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, मोस्टली मैक्सिमम 15 या 20 डेज में रजिस्टर कर देते हैं। पर एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल, मतलब बाकी सब जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उनको अप टू 25 डेज लग जाता है रजिस्टर्ड होने के लिए फिजिकल मैंडेट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप मैंडेट रजिस्टर कर रहे हैं प्लीज नेक्स्ट मैंडेट पे जाइए। नेक्स्ट मैंडेट बहुत ही ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है, और 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका जो मैंडेट है वो अप्रूव हो जाता है। अगर सपोज कीजिए कोई क्लाइंट आया उसको अगले हफ्ते ही एसआईपी करनी है तो उसके लिए नेक्स्ट मैंडेट बहुत ज्यादा ईजी रहेगा एज कंपेयर टू फिजिकल मैंडेट। तो ये हो गया मैंडेट पार्ट। मैंडेट जैसे मैंने आपको बताया अगर फिजिकल मैंडेट है तो आपने फिजिकल मैंडेट जैसे ही अगर वहां पे भेजा है, क्लाइंट ने आपको साइन करके दे दिया, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है एक्शन। एक्शन पे जाएंगे आप, अपलोड मैंडेट, और जो उसका फॉर्म जो रहेगा मैंडेट का आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो उसका मैंडेट जो है वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा रिस्पेक्टिव बैंक के पास। बैंक वेरीफाई करेगा तो मैंडेट अप्रूव हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मैंडेट है, अगर नेक्स्ट मैंडेट है तो यहाँ पे आपको दिखाता है देखिए वेटिंग फॉर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, मतलब कहीं ना कहीं आपने तो आपका काम कर दिया लेकिन क्लाइंट की तरफ से अभी ऑथेंटिकेशन जो है पेंडिंग है। जैसे ही क्लाइंट के साथ ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे फिर दिखाएगा पेंडिंग। यहाँ पे रिजेक्टेड मतलब यहाँ पे देखिए रिजेक्शन हो गया है। अगर कोई मैंडेट अप्रूव हो गया तो यहाँ पे आपको अप्रूव का भी स्टेटस दिखाता है कि ये मैंडेट जो है अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपने मैंडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैंडेट पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं माई ऑर्डर्स। आप लोग से जस्ट कंफर्म करना चाहूंगा जो माई ऑर्डर्स ऑप्शन है, यहाँ से जितने भी ऑप्शन है माई ऑर्डर्स, केवाईसी स्टेटस, बल्क ऑर्डर, ट्रांसफर होल्डिंग एंड सिस्टमेटिक ऑर्डर, ये जितने भी ऑर्डर हैं ये सभी कॉमन है। चाहे आप एनएससी यूजर हो, बीएससी यूजर हो या एमएफयू यूजर हो, सभी में ये कॉमन ऑप्शन है। इसीलिए मैं जो ऑप्शन एक्सप्लेन करने जाऊंगा वो आपको एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बीएससी में भी सेम है, एनएससी में भी सेम है और एमएफयू में भी सेम है, तो इसको मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको माई ऑर्डर्स पहले ही बताया था। यहाँ पे जो माई ऑर्डर दिखाया था वो क्लाइंट लेवल का था, पर अभी अगर सपोज कीजिए आपको आपके एरन का देखना है कि कितने ऑर्डर्स आपने हमारे सिस्टम के थ्रू लगाए हैं और कितने ऑर्डर आपने बीएससी
और हमारे सिस्टम दोनों के थ्रू लगा है, मतलब ऑल ऑर्डर में आपको सब कुछ आ जाएगा। जो भी आपने बीएससी पे लगाया, जो आप हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाया, वो सभी को आप ऑल ऑर्डर में रिफर कर सकते हो। यहाँ पे इसका ऑप्शन है ऑन स्क्रीन एंड एक्सेल, दोनों का ही ऑप्शन है। आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन भी देख सकते हैं, अगर आपको एक्सेल चाहिए तो आप एक्सेल भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपको पिछले 4 महीने का चाहिए, तो आप यहाँ पे 4 महीना डेट ले लीजिए। आप डेट लेके यहाँ पे अपना, अगर सपोज कीजिए सभी का नहीं चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक क्लाइंट चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लाइंट का भी नाम सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका माय ऑर्डर टाइप। रिजेक्टेड यूसीसी मैपिंग, आपको रिजेक्टेड यूसीसी मैपिंग बताना चाहूंगा। जैसे कि सपोज कीजिए अभी मैंने आपको बताया था यूसीसी फाइल अपलोड करना, आपने यूसीसी फाइल अपलोड भी कर दिया कभी कभी, लेकिन सपोज कीजिए कोई रिजेक्ट, आपका यूसीसी रिजेक्शन में चला जाता है। रिजेक्शन में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सपोज कीजिए मैं आपका क्लाइंट हूं, मैंने अभी तक कुछ आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, पर आपने खाली मेरा यूसीसी बना के रखा है, बीएससी में कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ है। आप जैसे ही मेरा यूसीसी फाइल अपलोड करते हैं, तो सिस्टम क्या देखता है कि वो क्लाइंट आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो यूसीसी उस इन्वेस्टमेंट को मैप करते जाता है, उसी में आपका क्लाइंट जो है वो सक्सेसफुली वो यूसीसी से मैप हो जाता है। पर कोई क्लाइंट का जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वो क्लाइंट क्रिएट ही नहीं हुआ है आपके पास सिस्टम में, तो वो क्लाइंट आपके रिजेक्टेड क्लाइंट में चला जाता है, क्योंकि उस क्लाइंट का कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपने किया नहीं है, खाली उसका यूसीसी बनाया है। तो उस केस में रिजेक्टेड यूसीसी मैपिंग में अगर आपको दिखाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपको अगर वो क्लाइंट क्रिएट करना है तो आप खाली सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट क्लाइंट। आप जैसे ही क्रिएट क्लाइंट पे क्लिक कर देंगे, तो वो क्लाइंट जो है आपका सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा, और वहां पे आपको क्लाइंट लिस्ट में वो क्लाइंट आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका रिजेक्टेड यूसीसी मैपिंग। अब आते हैं केवाईसी स्टेटस रिपोर्ट। जहां से कि मैंने आपको बताया था, आप अपने क्लाइंट का केवाईसी भी कर सकते हैं। यहाँ पे केवाईसी करने के लिए सबसे सिंपल है, यहाँ पे आपको जनरेट केवाईसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको खाली आपके क्लाइंट का नाम डालना है। जैसे आप नाम डालेंगे केवाईसी के लिए, यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, न्यू एंड मॉडिफिकेशन। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया अपना। न्यू मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए किसी क्लाइंट का आप पहली बार केवाईसी करने जा रहे हैं, अभी तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका आप जो केवाईसी करेंगे वो न्यू करेंगे। और मॉडिफिकेशन मतलब किसी का आपने ऑलरेडी केवाईसी कर लिया है, पर किसी ना किसी कारणवश आपको उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, मतलब कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है, तो आप मॉडिफाई पे जाएंगे। न्यू मतलब पहली बार केवाईसी, और मॉडिफिकेशन मतलब केवाईसी हो चुका है, आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है, या क्लाइंट का केवाईसी रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो आपको उसको वैलिडेट करना है, तो उसको मॉडिफाई में आप करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ड्यू केवाईसी पे क्लिक करते हैं, तुरंत ये जो है आगे लेके चला जाता है, जहां पे आपको क्लाइंट का पूरा डिटेल्स जो है वो आपको फिल करना होता है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपके क्लाइंट को एक वीडियो केवाईसी का लिंक चला जाता है। वीडियो केवाईसी का लिंक जाने के बाद आपका जो क्लाइंट है उस लिंक पे अपना जो वीडियो केवाईसी है वो कंफर्म करता है, और जैसे ही कंफर्म करता है, आपके क्लाइंट का जो केवाईसी है विद इन 3 वर्किंग डेज में उसका जो केवाईसी है अपडेट हो जाता है। अगर आपको केवाईसी के बारे में डिटेल में जानना है, तो यहाँ पे आप अपने पोर्टल में हेल्प पे जाइएगा। हेल्प पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए, एनएससी एमएफयू बीएससी गाइड्स। यहाँ पे व्यू ऑल 11 पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए, हाउ टू डू केवाईसी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, यहाँ पे 8 से 9 मिनट का, जहाँ पे आप एक एक चीज देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी केवाईसी के लिए, और कैसे कैसे आपको प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। ये हो गया केवाईसी पार्ट। आप जितने भी केवाईसी करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाता है डेट ऑफ सबमिशन, क्लाइंट का नाम, पैन नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे सबसे जो मेन होता है ड्राफ्ट स्टेटस। अब स्टेटस में अगर आप देखेंगे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है? सपोज कीजिए आपने मेरा केवाईसी स्टार्ट किया, आपकी तरफ से आपने कंप्लीट कर दिया, आपने क्लाइंट को लिंक सेंड किया, पर क्लाइंट ने कहीं ना कहीं वो लिंक को कंफर्म नहीं किया, तो ये जो स्टेटस है आपको यहाँ पे ड्राफ्ट ही दिखाएगा। क्योंकि जब तक क्लाइंट के एंड पे एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक वो स्टेटस जो है यहाँ पे ड्राफ्ट ही दिखाता है। अगर सपोज कीजिए आपने कंप्लीट कर दिया है, क्लाइंट ने भी कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो ड्राफ्ट से हटके पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग एट साइन दी या पेंडिंग एट सीवीएल कह रहे, मतलब आप दोनों की तरफ से जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो एप्लीकेशन जो है वो केआरए के पास पेंडिंग है। तो यहाँ पे कभी भी ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कभी भी वो पेंडिंग होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे दिखाता है न्यू है या मॉडिफाइड है। यहाँ पे ड्राफ्ट मतलब पेंडिंग है कहीं ना कहीं आपके एंड पे या क्लाइंट के एंड पे। पेंडिंग एट सीवीएल कह रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से हो गया है। जो के आर है रिस्पेक्टिव 3 वर्किंग डेज का उनका टर्न अराउंड टाइम होता है, 3 रिस्पेक्टिव वर्किंग डेज में आपके क्लाइंट का जो केवाईसी है वो रिस्पेक्टिव के आर में अपडेट हो जाता है।
यहाँ पे अगर रिजेक्टेड आया मतलब कहीं ना कहीं कुछ कारण के बस आपका केवाईसी रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्शन में यहाँ पे रीजन दिख जाता है, रिजेक्शन रीजन क्या है। तो यहाँ पे आप अपना केवाईसी जो है आप कर सकते हैं, और केवाईसी करने के बाद आपका जो केवाईसी का स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। आपको अगर एक्चुअल रियल टाइम केवाईसी का स्टेटस चाहिए, अगर आपने 3 दिन पहले किया अभी तक यहाँ पे केवाईसी का स्टेटस पेंडिंग ही दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप चेक स्टेटस पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे रियल टाइम जो स्टेटस है अपडेट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए क्लाइंट को आपने लिंक भेजा था 3 दिन पहले, अब क्लाइंट आउट स्टेशन था या क्लाइंट बाहर था, उसको लिंक मिला नहीं, अभी क्लाइंट आपको आज बोलता है कि वापस से लिंक भेजिए, मैं अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर देता हूँ, तो जो पहले का लिंक था वो तो एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रिसेंट लिंक। जैसे आप रिसेंट लिंक पे क्लिक करेंगे, रिस्पेक्टिव क्लाइंट को उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे लिंक चला जाएगा, जहाँ पे क्लाइंट अपना जो वीडियो केवाईसी जो उसकी तरफ से पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो गया आपका केवाईसी पार्ट। अब आते हैं बल्क ऑर्डर। अगर आप बल्क ऑर्डर में जाएंगे, अगर आप सपोज कीजिए बल्क में आपको स्विच करना है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, मेरा आदित्य बिरला में ब्लू चिप या ये फंड है, इसमें से मुझे 10 क्लाइंट का एक ही साथ आदित्य बिरला के ये वाले फंड में स्विच करना है, तो आप बल्क में एक ही बार में क्लाइंट सिलेक्शन करके यहाँ से आप अमाउंट जो है स्विच कर सकते हैं। सेम रिडम्शन का भी ऑप्शन है, बल्क रिडम्शन, जहाँ पे आप एक साथ में बल्क लोगों को सेलेक्ट करके रिडम्शन जो है वो भी प्रोसेस कर सकते हैं। ट्रांसफर होल्डिंग का ऑप्शन है, ट्रांसफर होल्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके थ्रू बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहा हूँ, पर मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब बाकी से इन्वेस्टमेंट आपके पास ही है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, और मुझे वो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास लेके आना है, क्योंकि मैं आपके सर्विस से सेटिस्फाइड हूँ, आपको मेरा आपका सर्विस जो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको किसी भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का अमाउंट स्विच करा के आपके कोड में लाना है, स्विच की बात कर रहा हूँ, चेंज ब्रोकर नहीं है, स्विच की बात हो रही है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ट्रांसफर होल्डिंग में। आपको सिंपली खाली यहाँ पे क्लाइंट का नाम डालना है, आपने नाम डाला, आपको एआरएन सेलेक्ट करना है, आपने एआरएन सेलेक्ट किया, आपके कौन से स्कीम में एएमसी में पैसा है वो डालेंगे। फोलियो नंबर आपको मैन्युअली मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के पास वो फोलियो नंबर होता नहीं है। कौन से स्कीम में है वो सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन से स्कीम में लेके जाना है, और यहाँ पे आप एआरएन सेलेक्ट करके जैसे स्विच ऑल यूनिट्स करेंगे, आपके रिस्पेक्टिव क्लाइंट के पास कंफर्मेशन लिंक जाएगा, और जैसे ही क्लाइंट कंफर्म करेगा जो पूरा यूनिट्स है वो स्विच होके आपके एआरएन में आ जाएगा। सेम अगर क्लाइंट का रिडम्शन करना है दूसरे ब्रोकर के अंडर से, आप निकालना चाहते हैं पैसा, आप यहाँ पे रिडम्शन भी क्लाइंट का करवा सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया ट्रांसफर होल्डिंग। सिस्टमेटिक ऑर्डर, अगर सपोज कीजिए आपके क्लाइंट का जो एसआईपी है वो बीएससी एनएससी के थ्रू रजिस्टर्ड है, और फ्यूचर में आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे एसआईपी पॉज करना है, सीज करना है, या एसआईपी कैंसिल करना है, या एसआईपी में मैंडेट चेंज करना है, तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। अगर आप बीएससी यूजर हैं तो आपको यहाँ पे हम 3 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इधर आप अपने क्लाइंट की एसआईपी पॉज कर सकते हैं अप टू 3 मंथ्स के लिए, आप एसआईपी को सीज कर सकते हैं, एंड एसआईपी का बैंक मैंडेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी क्लाइंट को कभी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया क्लाइंट का, और बोलता है सर मेरा 2 महीने के लिए एसआईपी बंद मत कीजिए, खाली बंद पॉज कर दीजिए, तो यहाँ पे अप टू 3 मंथ तक आप एसआईपी पॉज कर सकते हैं। कभी क्लाइंट का कुछ फाइनेंशियल अच्छा नहीं रहा, क्लाइंट ने बोला कि सर अभी फिलहाल मेरा एसआईपी बंद कर दीजिए, फ्यूचर में मैं आपकी एसआईपी वापस से स्टार्ट करूंगा जब मेरा स्टेबल, मैं फिजिकल फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, तो आप एसआईपी सीज भी कर सकते हैं। आप एसआईपी में मैंडेट चेंज, जैसे कि क्लाइंट का जो पुराना बैंक था वो बंद हो गया, अभी आपने क्लाइंट का आपने नया मैंडेट रजिस्टर किया, क्लाइंट बोलता है कि मेरा एसआईपी में जो मैंडेट है उसको चेंज करा के दूसरे मैंडेट से कर दीजिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट की एसआईपी आपने बीएससी के थ्रू रजिस्टर की है ऑनलाइन, तो ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर कोई एसआईपी आपने ऑफलाइन किया है, एएमसी के ऐप से किया है, कहीं कुछ दूसरी जगह से किया है, और आप बोलते हो कि सर यहाँ से मेरे को पॉज करना है, सीज करना है, ये करना है, तो वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो खाली ऑनलाइन एसआईपी अगर आपने एनएससी बीएससी के थ्रू रजिस्टर्ड किया तो ही आपको दिखेगा। अगर आप बीएससी यूजर हैं तो बीएससी यूजर में आपको एसआईपी पॉज का ऑप्शन आता है, एसआईपी सीज का ऑप्शन आता है, और वहां पे एसआईपी टॉपअप कर सकते हैं। बीएससी में आपको बैंक चेंज का ऑप्शन देता है, मैंडेट चेंज, पर एनएससी में आपको बैंक चेंज की जगह पे टॉपअप, जैसे कि ऐसा ही आपके क्लाइंट की 1,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, आप उसको फ्यूचर में चाहते हैं 2,000 की हो जाए, तो आप उसको टॉपअप करा सकते हैं एग्जिस्टिंग एसआईपी को। पर बीएससी में ऐसा नहीं है, बीएससी में आपको अगर 1,000 की चल रही है, अगर आपका क्लाइंट बोलते हैं 1,000 रुपये और करना है, तो आपको नई एसआईपी 1,000 की रजिस्टर करनी पड़ेगी। पर बीएससी में ऐसा नहीं, आप सेम एसआईपी को अमाउंट बढ़ा सकते हैं,
तो उसको टॉपअप कहा जाता है। तो बीएससी में ऑप्शन नहीं है, एनएससी में अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्ट ऑनलाइन बीएससी ऑप्शन। अब आते हैं इन्वेस्ट ऑनलाइन एनएससी ऑप्शन में। सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोफाइल लिस्ट। मैंने जैसे कि बताया था, आपके जितने भी आयन क्रिएटेड है, जितने भी मैंडेट क्रिएटेड है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फेच होके आ जाते हैं। जैसे एक बार आप अपना क्रेडेंशियल अपडेट करते हैं, ओवरनाइट में आपके जितने भी आयन है वो यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। फ्यूचर में आप जो भी आयन बनाएंगे, चाहे एनएससी से बनाए चाहे यहाँ से, वो ऑटोमेटिकली सिंक होता रहेगा, मैंडेट सिंक होता रहेगा। उसके लिए आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना है। एनएससी आपको भी मालूम होगा, जो एनएससी यूजर है, आयन जो क्रिएट होता है वो पेन बेसिस पे क्रिएट होता है। एक बार अगर किसी क्लाइंट का आयन क्रिएट हो गया, आप उसका वापस से नया आयन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नया आयन क्रिएट करना है तो उसका जो होल्डिंग होगा, सिंगल, जॉइंट, एनीवन, सर्वाइवर से आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर किसी क्लाइंट का आपने इंडिविजुअल आयन क्रिएट कर दिया सिंगल होल्डिंग पे, तो वापस से आप आयन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कोई क्लाइंट है आपका, वो अभी आपके पास आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो बहुत पहले से कर रहा है। अभी वो बोलता है कि सर मेरा तो ऑलरेडी, जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसने मेरा ऑलरेडी आईएन तो क्रिएट किया है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको खाली वो जो क्लाइंट का आईएन नंबर है वो यहाँ पे लेके एंटर मैप करना है, एंटर टू मैप करना है। जैसे आप मैप करेंगे तो वो आयन आपके पास भी मैप हो जाएगा। आप भी उसका ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ब्रोकर भी उसका ट्रांजेक्शन जो है कर पाएगा। क्रिएट आयन, यहाँ पे क्रिएट आयन पे क्लिक करना है। सेम प्रोसेस है जैसे कि बीएससी में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालेंगे तो आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। और सबसे पहला मेन प्रोसेस है डिजिटल एंड फिजिकल। डिजिटल अगर आप लेंगे और ये सब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, आपके क्लाइंट के पास आयन ऑथेंटिकेशन का लिंक जाता है। जैसे ही क्लाइंट अपना आयन ऑथेंटिकेशन कर लेता है, आपका क्लाइंट का आयन ऑथेंटिकेशन होने के बाद विद इन 24 to 48 वर्किंग आवर्स में आपका जो क्लाइंट का आयन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर लेकिन क्लाइंट ने फिजिकल मोड लिया है यहाँ पे, तो फिजिकल मोड पे वही सेम प्रोसेस है। क्लाइंट के पास आपको उसका सिग्नेचर एंड साइन कॉपी जो है वो अपलोड करना होता है एनएससी में। और अपलोड करने के बाद वो 24 to 48 वर्किंग आवर्स में आपके क्लाइंट का आयन जो एक्टिव होगा। तो मैं आपको बोलूँगा, कभी भी आप आयन कर रहे हैं तो फिजिकल मोड की जगह डिजिटल मोड पे जाइएगा, जहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंट है, जहाँ पे क्लाइंट के पास आयन कन्फर्मेशन जाएगा। क्लाइंट जैसे आयन कन्फर्म करेगा, विद इन 24 टू, या सेम डे भी हो जाता है, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 24 to 48 आवर्स में आपके क्लाइंट का आयन जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंडेट, तो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का मैंडेट भी कर सकते हैं अगर आप एनएससी यूजर हैं। माय ऑर्डर्स, मैंने आपको बताया सेम है एनएससी बीएससी एमएफयू का। केवाईसी स्टेटस रिपोर्ट, ये भी कॉमन है। बल्क ऑर्डर सेम ही है। रिडम्पशन एंड स्विच, ट्रांसफर होल्डिंग, अगर आप एनएससी यूजर हैं, दूसरे ब्रोकर का दूसरे ब्रोकर कोड से आप पैसा अपने पास लाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिस्टमैटिक ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉज, टॉपअप एंड सीज्ड आप एनएससी में कर सकते हैं। बीएससी में आपको पॉज, सीज एंड मैंडेट चेंज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक अलग से नया ऑप्शन है, कार्ट ऑप्शन। कार्ट ऑप्शन आपको एमएफयू में अवेलेबल है, एनएससी में अवेलेबल है, बीएससी में अवेलेबल नहीं है। कार्ट ऑप्शन मतलब सपोज कीजिए आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे सर 4 स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, 1-1 लाख रुपया। अगर आप एनएससी यूजर है तो आपको 4 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, क्लाइंट के पास 4 पेमेंट लिंक जाएगा। पर अगर आप अगर आप बीएससी यूजर है तो आपको 4 लाख का 4 अलग अलग ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। पर यही अगर आप एमएफयू और एनएससी यूजर है तो आपको एक ही बार में, आप एक ही ट्रांजेक्शन में क्लाइंट का चारों ट्रांजेक्शन का एक ही पेमेंट लिंक भेज सकते हैं। कार्ट में क्रिएट करके एक ही बार आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप एनएससी यूजर है। ये हो गया आपका कार्ट ऑप्शन। अब आते हैं यहाँ पे आपका एमएफयू, इन्वेस्ट ऑनलाइन एमएफयू ऑप्शन पे। सेम ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोफाइल लिस्ट। आपके जितने भी कैन है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। कैन अपलोड कहाँ से होता है, अगर सपोज कीजिए आपने किसी क्लाइंट का कैन क्रिएट किया है, और कैन क्रिएट करने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट अगर कार्वी के एमसीज में, जैसे कि निपॉन हो गया, एक्सिस हो गया, बहुत सारे यूटीआई हो गया, मतलब कैन जितने भी कार्वी के एमसीज है, अगर आपने उसमें सपोज कीजिए किसी भी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका जो कैन है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है। पर सपोज कीजिए अगर आपने किसी क्लाइंट का कैन क्रिएट किया है पर उसका इन्वेस्टमेंट खाली कैंप्स में किया है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, डीएसपी, खाली कैंप्स में है, तो उस केस में आपको उसका जो कैन डेटा है, मैंडेट डेटा है, वो आपको अपलोड करना होता है। कार्वी में अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसका कैन जो डेटा है वो एज पर एमएफयू वो यहाँ पे फेच हो जाएगा, एज पर कार्वी फेच हो जाएगा। लेकिन अगर कैंप्स में है तो वो आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए आप एक सिंपल प्रोसेस है, आप
यहाँ पे फाइल है, ये फाइल डाउनलोड कीजिए, सैंपल फॉर्मेट इसको फिल कीजिए और फिल करने के बाद इसको अपलोड कर दीजिए। सेम एज पर यहाँ पे कैन लिस्ट है, कैन लिस्ट भी आप अपलोड कीजिए। अगर आपको डिटेल में जानना है कैसे क्या है, तो यहाँ पे आप हेल्प में जाके हमने आपको एक एक डिटेल स्टेप भी यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ दिया हुआ है, हाउ टू अपलोड कैन एंड मैंडेट एग्जिस्टिंग क्लाइंट का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिटेल हमने एक प्रोसेस दिया है और जहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है। सेम मैंडेट है, यहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट का मैंडेट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कैन क्रिएट के लिए बताया, कैन भी सेम ऑप्शन है कैन क्रिएशन के लिए, जैसे आप कैन SCBSC है, आपको यहाँ पे पैन डालना है, क्लाइंट का नाम ऑटोमेटिकली फेच होगा। ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट का कैन फेच होगा। ये फेच होने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपके क्लाइंट का जो कैन है वो एक्टिव हो जाएगा। मैंडेट का भी सेम ऑप्शन है, क्रिएट मैंडेट पर आप जाके क्लाइंट का जो मैंडेट है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी जितने भी ऑर्डर है, माई ऑर्डर, सिस्टमेटिक ऑर्डर, बल्क ऑर्डर, ट्रांसफर होल्डिंग एंड कार्ट, ये ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कॉमन है, आप यहाँ से वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वेस्ट ऑनलाइन NSE BSC एंड MFU ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं यूटिलिटीज में। तो यूटिलिटीज में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो टॉप स्कीम्स है। जैसे कि आपको अगर कोई भी स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, कोई भी स्कीम के बारे में, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में एक स्कीम चल रहा है, वो है वैल्यू डिस्कवरी। मैंने यहाँ पे वैल्यू डिस्कवरी स्कीम का नाम डाला। यहाँ पे देखेंगे तो मुझे देखिए वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों आ गया। मुझे रेगुलर के बारे में जानना है, ये स्कीम के बारे में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मुझे उस स्कीम का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेरे सामने आ गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, PDF यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये तो आपका स्कीम का डिटेल्स आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आपको किसी क्लाइंट को फंड पिक्स में दिखाना है स्कीम्स, अगर आपने यहाँ पे फेवरेट्स में डाल दिया, तो आपके क्लाइंट को उसके फंड पिक्स में ये स्कीम्स जो है यहाँ पे दिखाई देगी। रोलिंग रिटर्न कैलकुलेटर, सपोज कीजिए क्लाइंट को कोई 3 स्कीम का रोलिंग रिटर्न चाहिए, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर डालता हूँ, यहाँ पे ICICI प्रो ब्लू चिप, SBI, ब्लू चिप, और तीसरा है SDFC का डाल देता हूँ। ये HDFC का बैलेंस एडवांटेज। मैंने तीनों स्कीम ले लिया। मुझे तीनों स्कीम का 10 साल का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेटर चाहिए। मैंने ले लिया 2013 से। और जैसे मैं यहाँ पे तीनों स्कीम का रोलिंग रिटर्न, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना एक डिटेल तीनों स्कीम का रोलिंग रिटर्न दिखाएगा कि वो तीनों स्कीम कैसे आपका 10 साल में आपके परफॉर्म किए हैं। नीचे आपको स्कीम का रिटर्न कंसिस्टेंसी दिखाएगा कि ये स्कीम ने कैसे रिटर्न्स दिए एट द टाइम। और अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि ये मुझे डिटेल आप शेयर कीजिए, तो ये PDF जो है आप अपने क्लाइंट को जो है निकाल के दे सकते हैं। सेम टास्क मैनेजर है। सपोज कीजिए आपके पास कोई अर्जेंट टास्क है, 3 दिन के बाद आप चाहते हैं कि मेरे को वो टास्क याद रहे या मैं वो टास्क भूलूं ना। अर्जेंट टास्क है, अचानक क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, आप यहाँ पे कुछ भी टास्क क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको कोई भी टास्क करना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे राहुल ले लिया। अभी राहुल से आपको यूजर नेम थोड़ी देर, एक अर्जेंट टास्क है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी में ले लिया मैंने इंश्योरेंस। आपको जो टास्क है डाल दीजिए अर्जेंट, और यहाँ पे डाल दीजिए कि आपको राहुल से परसों मिलना है, बहुत अर्जेंट है, इतने का इन्वेस्टमेंट है, और उसको हाई करके सबमिट कर दीजिए। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपका एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। और जब भी आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, आपके टास्क मैनेजमेंट दिखाएगा कि आपको आज का ये टास्क दिया है, ताकि आपको रिमाइंड रहे कि आपको आज के दिन क्या 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 टॉप जो टास्क है परफॉर्म करने हैं। गोल प्लानिंग है, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का गोल प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपका एक क्लाइंट है राजशेखर, इसका आपको कुछ गोल प्लानिंग करना है। आपने यहाँ पे क्लाइंट पे गया, क्लाइंट बोल रहा है कि सपोज कीजिए उनको कुछ भी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, यहाँ पे होम के लिए ले लेता हूँ। मुझे इनका होम का गोल क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 BHK इनको घर लेना है।
वो गोल स्टार्ट करना चाहते हैं 2030 से। टारगेट डेट है 2040 तक कंप्लीट कर लें। यहाँ पे मैंने डाल दिया 30 लाख रुपीज। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा है कि मैं गोल्ड होम लोन क्रिएट कर रहा था होम के लिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 BHK। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टार्ट डेट जो है 2030 का। एंड डेट चाहता हूँ मैं टारगेट 2040 तक मेरा जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए। प्रेजेंट कॉस्ट मतलब आज के टाइम में अगर 2 BHK खरीद रहा हूँ तो 30 लाख रुपीज प्राइस है। इन्फ्लेशन 7%। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। मैंने ये सब डाल के जैसे ही सेव कर दिया, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको पूरा डिटेल कंफर्म करेगा कि देखिए 2 BHK घर फ्यूचर में कितना हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे 2 BHK जो दिखा रहा है फ्यूचर में, जो आज का 2 BHK 30 lakhs का, फ्यूचर में उसकी वैल्यू 63 lakhs हो जाएगी। तो आज के टाइम में अगर आपको वो घर खरीदना है तो आप आज के टाइम में लमसम जो है 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो SIP जो है 11,000 की स्टार्ट कर दीजिए। पर अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है या 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जी नीचे देखिए ऑप्शन है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को मैप करने के लिए। जैसे कि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मैप करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए अमाउंट कम हो जाएगा। पर कभी कभी कोई क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे पूरा फ्रेश से स्टार्ट करना है, मुझे कोई भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं मैप करना है, मुझे पूरा फ्रेश ही करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए गोल स्टेटस रिपोर्ट में दिखता है कि आपके क्लाइंट का कौन सा गोल कितना अचीव हुआ है। और इसको आप अपने क्लाइंट को गोल प्लानिंग रिपोर्ट भी भेज सकते हैं, गोल प्लानिंग इसको, जहाँ पे आपके क्लाइंट को पूरा दिखाता है कि गोल जो है कब उसका गोल कंप्लीट हो रहा है और उसके हिसाब से कितना शॉर्टफॉल है और कितना उसका ये है। यहाँ पे गोल प्लानिंग हो गया। मॉडल पोर्टफोलियो आप अपने क्लाइंट्स का क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू मॉडल पोर्टफोलियो है, जहाँ पे आप डिटेल्स डाल के क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो है यहाँ पे आपको दिखते हैं। आप अपने क्लाइंट का कंपेयर भी कर सकते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है उनके मॉडल पोर्टफोलियो से कंपेयर भी करवा सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर से बहुत सारे कैलकुलेशन हमने दिए हैं यहाँ पे आपको, SIP, लमसम, STP, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए एक SIP कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ। मुझे एक 20,000 की SIP स्टार्ट करनी है। मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहा हूँ 12%, और मैं ये SIP 20 साल के लिए करना चाहता हूँ। अगर आपने देखा यहाँ पे दिखा रहा है, अगर मैं 20 साल के लिए 12% पे SIP करूँ 20 साल के लिए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 48 lakhs। उसकी गेन जो होगी 1,35,00,000, तो टोटल ओवरऑल मार्केट वैल्यू हो जाएगा 1,83,00,000। पर सपोज कि अगर मैं यहाँ पे एक मिनिमम चेंज, जैसे कि मैं 12 से इसको 15% कर दूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं 10% कर दूं, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं क्लाइंट को कि सर देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है कैसे आपका ग्रो होता है। सपोज कि जब क्लाइंट बोलता है कि इसका PDF मुझे भेजिए, तो यहाँ पे आप क्लाइंट का नाम लेके देखिए, मैंने यहाँ पे नाम डाला, डाउनलोड किया, तो आप डिटेल्ड एक PDF आ जाएगा यहाँ पे क्लाइंट का, जो जो इन्फॉर्मेशन उसने बोली थी आपने उसके हिसाब से एक PDF उसको बना के दे दिया है। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, चेंज ऑफ ब्रोकर फॉर्म, नॉमिनी अपडेशन, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आपको जो भी फॉर्म चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, और आप उसको प्रिंट आउट लेके क्लाइंट को दे सकते हैं। मार्केट डेटा, NAV हिस्ट्री जानना है आपको, डिविडेंड हिस्ट्री जानना है, कौन सा NFO चल रहा है, कौन से स्कीम ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, टॉप गेनर, टॉप लूजर यहाँ पे आपको दिखा देता है। और यहाँ पे आपको और भी FMP लिस्ट आ गया कि कौन सा FMP चल रही है, तो ये आपको यहाँ पे मार्केट डेटा में दिखा देता है। स्कीम कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको अगर कोई स्कीम कंपेयर करना है तो वो आप स्कीम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मीटिंग नोट्स है, अगर आप कोई क्लाइंट से आज मिल के आए हैं और क्लाइंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप उसको यहाँ पे नोट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी आप मिलने जाए क्लाइंट से तो आपको मालूम रहे कि आपने क्या बात की है। तो यहाँ पे आप मीटिंग नोट जो है
अपने क्लाइंट का क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन व्यू का ऑप्शन है। ट्रांजेक्शन व्यू जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर कोई भी क्लाइंट का ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज कीजिए आप कोई भी क्लाइंट का ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करे, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कहीं भी हो, कहीं से भी ट्रांजेक्शन हो, आपको उसका पूरा डेटा जो है ट्रांजेक्शन व्यू में दिखाई देता है। अगर सपोज कीजिए लास्ट 3 महीने का आपको देखना है कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ है आपके एयरन पे, परचेज, एसआईपी, जो भी रिडम्पशन, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए ट्रांजेक्शन टाइप। अगर खाली आपको परचेज देखना है तो खाली परचेज लीजिए, सेल्स को हटा दीजिए। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जितने भी 3 महीने में परचेज हुए हैं उसका देखिए पूरा ओवरऑल दिखा देगा, 3 महीने में आपका कितना परचेज हुआ, पूरा ओवरऑल डेटा आ गया। साथ साथ ही साथ आपको सेल्स भी देखना है तो यहाँ पे आप सेल्स भी करके यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसको देखना नहीं, एक्सेल में भी चाहिए, तो इसको आप एक्सेल में भी ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। इंश्योरेंस का डेटा है। इंश्योरेंस मतलब सपोज कि जो म्यूचुअल फंड के अलावा आप अगर इंश्योरेंस का भी बिजनेस करते हैं और आपके किसी क्लाइंट का आपने इंश्योरेंस भी दिया है, और आपके क्लाइंट का इंश्योरेंस का भी डेटा आपको यहाँ पे मैन्युअली मैनेज करना है, आपको आपके क्लाइंट को डैशबोर्ड पे दिखाना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस का डेटा ऐड करने के लिए। सिंगल इंश्योरेंस है तो आप यहाँ पे ऐड इंश्योरेंस करके सिंगल डेटा ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के ऐड करना है। अगर सपोज कीजिए एक साथ में 20-50 पॉलिसी है, बल्क में करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बल्क अपलोड। सिंपल फॉर्म में डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, एक ही बार में फिल अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री के लिए ऐड इंफॉर्मेशन आप ऐड इंश्योरेंस करेंगे, और बल्क के लिए यहाँ पे। फ्यूचर में सपोज कीजिए आपने कोई इंश्योरेंस ऐड किया, आपको डिलीट करना है, यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसका प्रीमियम अगर पे करना है तो यहाँ से आप पे करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस पार्ट। अब आते हैं ईमेल स्केड्यूलर पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ईमेल स्केड्यूलर। ईमेल शेड्यूलर मतलब क्या होता है कि आपको अगर हर क्लाइंट को महीने में एक बार आपके क्लाइंट को पोर्टफोलियो रिपोर्ट भेजना है। पोर्टफोलियो रिपोर्ट मतलब पोर्टफोलियो वैल्यूएशन समरी, पोर्टफोलियो समरी, या कोई भी चीज भेजना है महीने में एक बार, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑप्शन आ रहा हूँ क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन में मैं जाता हूँ, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो रिटर्न्स फॉर एग्जांपल मैंने नाम ले लिया, सेव करके मुझे पूछता है कि मुझे खाली फैमिली एड्स को या ऑल क्लाइंट्स, तो मैंने यहाँ पे ऑल क्लाइंट्स ले लिया। ऑल क्लाइंट्स पे मैं चला गया, प्रोसीड पे जाऊंगा, पूछता है कि मुझे क्या भेजना है, समरी भेजना है, पोर्टफोलियो टैक्स पैकेज, जो भी चीज भेजना है। अगर सपोज कीजिए मुझे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन भेजना है, सेलेक्ट टाइप रिक्रीम या वन टाइम। अगर मैं वन टाइम करके भेज दूंगा तो आज ही मेरे क्लाइंट को चला जाएगा, फिर ये आगे नहीं जाएगा। अगर लेकिन यहाँ पे मैं रिकरिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एज ऑन डेट, फ्रीक्वेंसी मंथली, हर महीने की पहली तारीख, और मैं चाहता हूँ कि सुबह 11 बजे मेरे सभी क्लाइंट्स को सुबह 11 बजे रिपोर्ट चला जाना चाहिए। और अगर इसको मैं डन कर दूंगा ना, तो हर महीने की 1 तारीख को मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है हर पहली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हर महीने जाते रहेगा ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो क्लाइंट को जो टेम्पलेट जा रहा है उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का टेम्पलेट है, आपको इसमें कुछ चेंज करना है, तो आप यहाँ से सॉरी अपने हिसाब से टेम्पलेट जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं रिसेट कर रहा हूँ, अभी किसी ने कुछ एडिट किया था, मैं रिसेट कर दूंगा ना, देखिए टेम्पलेट आ गया वापस, ये टेम्पलेट है। आपको अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं, तो आपके सेव किए अनुसार आपके क्लाइंट को टेम्पलेट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया है आपका ईमेल स्केड्यूलर भी ऑप्शन खत्म। अभी मैंने देखा कि इसमें बहुत लोग बाद में भी ज्वाइन किए सेशन, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ, ताकि जितने भी बाद में ज्वाइन किया है आप लोग प्लीज़ इसको फिल कर दीजिए, ताकि इसको इसका जो रिकॉर्डिंग है, रजिस्टर्ड रिकॉर्डिंग, आपके रजिस्टर्ड जो मेल है उस पर आपको रिसीव हो जाए, ताकि जिसने भी लेट ज्वाइन किया है उसका जो सेशन है उसका ये टॉपिक जो है जिसको भी है वो कवर हो जाए। अभी आपको जिसको भी डाउट है आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और एक एक करके जिसको भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आपको जिसको भी डाउट है आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक मैं एक करके। मैंने अभी आज ही कल ऑनबोर्ड किया है, तो जी सर। क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर का कैसे लिंक भेजेंगे और सॉफ्टवेयर कैसे वो लॉगिन करेगा। आज मैंने एक जी क्लाइंट को भेजा बट वो लॉगिन नहीं हो रहा था।
सर क्लाइंट को लॉगिन का लिंक जो है यहाँ पे आपके पास क्लाइंट मेन्यू में आता है। क्लाइंट मेन्यू में आप जाएंगे। क्लाइंट मेन्यू के बाद आपको हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है क्लाइंट को लिंक भेजने का। एक तो आप आपके क्लाइंट के नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेंड इनविटेशन। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे एक्शन पे जाके सेंड इनविटेशन। और तीसरा आता है आपको यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन। आप जैसे इनवाइट भेजते हैं, आपको मैं एक दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे नाम ले लिया राहुल। अभी मैंने मेरा नाम ले लिया। अभी देखिए मेरे इसमें मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड। जैसे मैं अपने आपको इनवाइट भेजूंगा, मुझे मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेरे को मेरा जो इनवाइट है वो रिसीव हो जाएगा। खाली मुझे जैसे रिसीव हुआ, वहाँ पे मेरा यूजर नेम, आपका डोमेन नेम, ऐप का लिंक रहता है आईओएस एंड्रॉइड का, और वहाँ पे एक रिसेट पासवर्ड लिंक होता है, जहाँ पे क्लाइंट रिसेट पासवर्ड लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रिसेट कर लेता है। हम क्लाइंट को लॉगिन के लिए ना 3 ऑप्शन देते हैं सर। जो क्लाइंट लॉगिन करता है वहाँ पे 3 ऑप्शन होता है। क्लाइंट अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से लॉगिन कर सकता है, दूसरा यूजर आईडी पासवर्ड है वहाँ से लॉगिन कर सकता है, या तीसरा साइन इन विद गूगल कर सकता है सर। तीनों में से नहीं कोई तो ऑप्शन से भी। ठीक है। ये जी। क्लाइंट ने वहां से एप्लीकेशन लॉगिन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, तो हाँ उसमें सीधा पहले डिस्ट्रीब्यूटर नेम एंड समथिंग कुछ इस तरह से वो पूछ रहा सर है। डिस्ट्रीब्यूटर नेम ना आपको अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हाँ नेम सर। का बोल रहे हैं, क्लाइंट को जो मेल जाता है ना सर, हाँ ये देखिए अभी यहाँ पे आप पता नहीं मेल आया, ये लगता है नहीं आया रहेगा। यहाँ पे मेल जाएगा ना तो यहाँ पे आपको ना सब कुछ आता है सर क्लाइंट को। हम्म। आपका डोमेन नेम जाता है क्लाइंट को, वहाँ पे बोल्ड में आपका डोमेन नेम लिखा रहता है। तो आपको वो क्लाइंट को, आपको ब्रोकर को, अपने क्लाइंट को बताना पड़ता है कि ये डोमेन नेम आप एंटर कीजिए। डोमेन नेम भी लिख के आता है? हाँ सब वो कुछ लिखा कॉमन रहता होता है, है। वो डोमेन नेम कॉमन होता है या? नहीं नहीं सर, सबका डोमेन नेम अलग होता है ना सर। अभी अगर यहाँ पे 20 डिस्ट्रीब्यूटर है, सबका डोमेन नेम अलग है सर। તમારું લોગિન આપેલું છે ને તમને અંદર આપેલું હશે લોગિન પાસવર્ડ और किसी जो को कुछ डाउट है? हाँ हाँ बोलिए ये ना। जो आपने इन्वेस्ट ऑनलाइन एनएससी में जो कार्ड का बताया ना कार्ड, हाँ वो जरा वापस बताइए ना, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे तो। किसमें? इन्वेस्ट ऑनलाइन एनएससी में कार्ड कार्ड कार्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे कार्ट क्रिएट करना होता है मैम। आप यहाँ पे यूजर जाएंगे, हाँ यूजर का नाम सेलेक्ट कीजिए। हाँ आपको कार्ट कैसे क्रिएट करना है वो आपको ट्रांजेक्शन में, जैसे कि आप कोई भी क्लाइंट का ट्रांजेक्शन करते हैं ना मैम, हाँ 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 यहाँ पे देखिए प्रोफाइल लिस्ट में ना, आप कोई भी क्लाइंट का आईएन पे जाके ट्रांजेक्शन करेंगे ना, हाँ। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद नीचे ऑप्शन दिखाता है ऐड टू कार्ट। अच्छा वहां से करके फिर कार्ट में, आप फिर जैसे लास्ट में ही एक जितने साथ भी गो क्लाइंट टू ऐड टू कार्ट। कार्ट कर देंगे, फिर आप लास्ट में कार्ट में आएंगे तो आपको दिखेगा कि क्लाइंट का आपने 4 ऑर्डर ऐड टू कार्ट में किया है। ओके 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 थैंक यू जी। या हेलो। हाँ जी सर। सर एक प्रॉब्लम हम लोग को आ रही है कल से। एनएससी पे हाँ ऑर्डर फेल्योर का मैसेज आ रहा है, जैसे कोई नए क्लाइंट को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं और नॉमिनी को हाँ फुलफिल कर रहे हैं। नॉमिनी को सर, नॉमिनी का सारा वाला है, थोड़ा एरर चल रहा है, बीएससी के एंड पे एरर आया है। नॉमिनी का कुछ नॉमिनेशन नल करके आ रहा है ना सर। नहीं, नल नहीं करके आ रहा सर। वो नॉमिनी के इतने सारे डिटेल मांग रहे हैं। मैं एक हाँ हाँ छोटा सर, सा अभी आपको आपको। भी मालूम होगा, अभी ना एनएससी का इंटीग्रेशन एपीआई इंटीग्रेट हो रहा है, वो 31 के बाद वो चेंज होने वाला है सर। हाँ, एक तो जो बहुत फर्स्ट सारी जून चीजें। से फर्स्ट जून से वो कह रहे हैं कि आपको हाँ नॉमिनी का नेम, नॉमिनी की आईडी, नॉमिनी की ईमेल आईडी, नॉमिनी का मोबाइल एड्रेस नंबर, सब कुछ आपका नॉमिनी का नॉमिनेशन टाइप, मैंडेटरी हो नॉमिनी गया का है सर। एड्रेस और नॉमिनी का एनओएस फ्लैगिंग, ये सब सब मतलब कुछ सब एक कुछ। कस्टमर से ज्यादा डिटेल नॉमिनी की ये मांग रहे हैं। और इससे दिक्कत क्या हो रहा है कि हमारे ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहे हैं सर। हम लोग कल से कई ऑर्डर प्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ऑर्डर सारे ऑर्डर फेल्ड हो जा रहे हैं एनएससी के प्लेटफॉर्म से। आईआईएन नहीं क्रिएट, यहाँ तक कि जो पुराने क्लाइंट हैं वो भी इन्वेस्टमेंट के पोर्टल से जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट में जाके एसआईपी लगा रहे हैं, परचेज लगा रहे हैं, वो सारे के सारे फेल्ड हो जा रहे हैं सर। अब ये दिक्कत है कि थोड़ा सा आप एनएससी, आप इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करा दीजिए कि हम नॉमिनी के उन सारी चीजों को फुलफिल कर दें और उसके साथ मैप हो जाए, नहीं क्योंकि सर, इससे सब तो कुछ पूरा आप जो काम ही कह रहे हैं ना, प्रभावित हो जाएगा सर। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं सर वो ऑलरेडी हमारा अभी इंटीग्रेशन पार्ट चल रहा है सर। जो नया एपीआई उनका आ रहा है ना, ऑलरेडी वो जी। चल रहा है।
वो हो जाएगा जी। सर, आने वाले नहीं, अगर 3-4 अगर दिन में। अगर इनके पास कुछ भी ऐसा है तो इनको शुरू में इंटीमेट करना चाहिए, या इनको ये फॉलो अप करना चाहिए कि भाई आज से आप 1 जून से जो नए क्लाइंट बनाएंगे उस पे लागू होगा। अब नहीं आपने नहीं, पूरा के पूरा, किसी का 10 करोड़ का एयूएम है, किसी के पास 1,000 क्लाइंट हैं, तो 1,000 क्लाइंट में तो हो चुका उसका काम। तो अभी कैसा 1,000 होता है क्लाइंट के सर, नॉमिनी अपडेट ये करें। जो होता है ना सर, ये ना आपके हाथ में, ना ये हमारे हाथ में, ना एनएससी के हाथ में जी सर। जी ये जी जो भी जी 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 रेगुलेशन लाता है ना सर्कुलर, वो सेबी लाता है सर। नहीं, सेबी क्या ही रेगुलेशन है, वो एनएससी से हाँ हमारी तो बात ये हुई, हमने ना इसमें ना कुछ सपोर्ट आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट सर, पे ना भी मैं कर सकता हम। हूँ, ना एनएससी। जी जी आपने जो सेबी ने सपोर्ट। लाया है कि ये अब अभी आपको भी मालूम होगा, बीएससी यूजर है ना सर, बीएससी जी में भी ये रेगुलेशन आ गया है सर। जी जी ये हर जी जगह जी रेगुलेशन आ गया है, तो ये आपको नहीं, अब आपको वो ऐसा नहीं कि सेबी का आपके लिए रेगुलेशन है तो सर एनएससी बीएससी एमएफयू तीनों पे आएगा। वो तो जब सेबी का है सभी, तो हाँ तीनों को सभी को आ गया, इंक्लूड बीएससी करना में तो 1 महीने पड़ेगा। पहले ही आ गया था, लेकिन हाँ सब हाँ, में आ गया लेकिन है। अभी 1 जून से इनका ऑर्डर है, और ये पता चला कि 1 हफ्ते पहले इन्होंने सब ब्लॉक कर दिया काम। ये तो हम्म। मनमानी हो गई ना, सरासर की मनमानी हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा हम्म। इसको अपने पोर्टल पे कुछ ऐसा साइट, ऐसा कुछ ऐड ऑन कर दीजिए कि हम लोग उसको फुलफिल करके नहीं नहीं, इस वो ऑलरेडी हमारी प्रॉब्लम टीम को चल कर सॉल्व रही है करो। सर, उस पे, उसके ओके लिए हमारा ओके, ऑलरेडी मैं काम चल रहा है सर। जी, मैंने सपोर्ट में मेल किया है और सारी चीजें मेल की है, पुराने क्लाइंट, जी, ओल्ड क्लाइंट, समझ गया। उसके ऑर्डर फेल्ड, पैन कार्ड नंबर, नॉमिनी की सब सारी आपने चीज किया है ना भेजा है। सर? जी 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 ठीक है, जी तो हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी। एक सिमरनप्रीत जी ने क्वेरी किया, हाउ टू क्रिएट सब ब्रोकर एंड एम्प्लॉय कोड। सब ब्रोकर जो जी होता है वो हमारे पहले सेशन में कवर किया जाता है। तो आपने पहला सेशन ज्वाइन नहीं किया है, तो आप वापस से पहला सब सेशन ज्वाइन पहला करना रहेगा। सेशन दोपहर को जो होता है वो वाला होता है आपका? सर पहला सेशन 2 से 3 में होता है, 2 से 3 के बाद 3:30 से 4:30 दूसरा सेशन होता है, और तीसरा सेशन ठीक है, 5 से 6 होता है। तो पहले सेशन में चलो आपको सब ब्रोकर, फिर वो मंडे लगा सकते हैं या हाँ नेक्स्ट मंडे वीक? भी आप आ सकते हैं सर। ठीक है, कोई अच्छा। नहीं, दोबारा लगा लेंगे सर, ठीक है। हाँ अभी ये ऑप्शन है, किसी ने पूछा है कि पूजा पटेल जी का कोई कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट नहीं, हमारा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है मैम। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो आपको हमारा जो सपोर्ट का ईमेल आईडी है, आप सपोर्ट के ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। आपको अगर कुछ बात करनी है किसी से, क्या कुछ भी डाउट है, तो आप मेल कीजिए, तुरंत आपकी जो हमारी जो टीम है आपको कनेक्ट कर लेगी। यस सर, मेरा एक क्वेरी है कि हमारा जो यूसीसी कोड और मैंडेट कोड जो हम लोग बीएससी में से क्रिएट करते हैं, तो हम लोग ये इन्वेस्टमेंट में शो कर सकते हैं? मुझे ये रिपोर्ट निकालना है। क्या क्या, एक बार वापस रिपीट कीजिए मैम। जो वो क्लाइंट का यूसीसी कोड है और मैंडेट कोड है, हाँ हाँ वो दोनों हम पूरा हमारा आरएम बीएम वाइज अलग कर सकते हैं उसमें? मैम, मैं यूसीसी आपका कोड क्वेरी जो, नहीं। नहीं हाँ नहीं, यूसीसी कोड जो जनरेट होता है और हाँ हाँ मैंडेट कोड जो जनरेट होता है, हाँ वो हमारे इन्वेस्टमेंट में हम हर रोज फाइल अपलोड करते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो मैं ऐसा रिपोर्ट निकाल सकती हूँ कि यूसीसी कोड और मैंडेट कोड अलग से मैं क्लाइंट वाइज और हमारा आरएम वाइज वो रिपोर्ट डाउनलोड हो सके? नहीं मैम, वो जो पूछ रहे ना, एक बार अपना ये मेल क्वेरी ना सपोर्ट पे कीजिए, क्योंकि मैं आपका थोड़ा डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो किस वे में कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा राहुल, ये हाँ जो आपने ट्रांसफर होल्डिंग किया है ना, उसमें हम हाँ। लोग वो स्कीम ही ट्रांसफर कर सकते हैं कि पूरा चेंज ऑफ ब्रोकर भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, चेंज ऑफ ब्रोकर नहीं है मैम, ट्रांसफर खाली आप एक स्कीम से स्विच करके दूसरे स्कीम में लेके आ सकते हो। चेंज ऑफ ब्रोकर आपको ऑफलाइन ही करना होता है मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ मैम। हेलो। जी जी, सर, मैंने पूछना था, ऑलरेडी क्लाइंट की केवाईसी हुई पड़ी है, उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? ईमेल और हमारा कांटेक्ट नंबर ऐड नहीं है क्लाइंट का। मैंने आपको बताया ना मैम, आप जैसे ही मॉडिफाई में यहाँ पे केवाईसी में जाते हैं ना, जी यहाँ पे देखिए ना, मॉडिफाई का ऑप्शन है। न्यू मतलब न्यू केवाईसी है, और क्लाइंट का अगर मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पे खाली क्लाइंट का नाम डालना है। जी। ये देखो, नाम डाला आपने, ईमेल आईडी जी सेलेक्ट किया, ईमेल आईडी डाला, और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई का प्रोसेस आप आगे फॉलो करेंगे। फिर इसमें केवाईसी वीडियो होगी, हाँ, सब वीडियो केवाईसी मैम। सेम टाइम पे होगी फोटो ना? जी जी। ओके। और थ्री ईमेल वर्किंग डेज में हो मोबाइल जाता है अगर मैम। डाले तो इनकरेक्ट शो करता है सर? जी। ईमेल और अगर मोबाइल नंबर डाले तो इनकरेक्ट शो करता है? नहीं नहीं मैम, आप यहाँ पे जो भी डालोगे ना मॉडिफाई में, वही चीज मॉडिफाई होगी केआरए के पास। ओके। जी।
सर मैं ये पूछ रही थी कि बीएससी में से हमने यूसीसी की है, तो वो हमारा रिपोर्ट में शो हो रहा होगा, हो पाएगा? वो तो आपको उसका फाइल अपलोड करना पड़ेगा ना, जो भी आपने यूसीसी मैंडेट बनाया उसका फाइल लाके अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। हाँ, तो मुझे वो रिपोर्ट निकालना था कि ये क्लाइंट बीएससी से बना हुआ है या फिजिकल उन्होंने एसआईपी की हुई है वो। वैसा थोड़ी ना रिपोर्ट होता है मैम। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा क्लाइंट भी होता है ना कि जो उनकी बीएससी में से यूसीसी क्रिएट की हुई होती है। मैम एक बार ना आप उसके लिए ना सपोर्ट पे क्वेरी डालिए, क्योंकि मुझे नहीं है समझ में आ रहा आपकी क्या, आप क्या क्वेरी करें। क्योंकि क्लाइंट आपका बीएससी का ऐसा नहीं होता है मैम, बीएससी एनएससी क्लाइंट आपके एरन पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके, हमारे पास आपके फोलियो मास्टर से आता है। अभी जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे सोर्स दिखाता है, सोर्स कि आपका क्लाइंट क्रिएट कैसे हुआ है। अगर आपका क्लाइंट आपके एआरएन पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, एआरएन से क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाएगा, देखिए क्लाइंट क्रिएटेड बाय यूसीसी क्रिएशन, मतलब ये आपने अगर पहली बार यूसीसी क्रिएट किया पर एक क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यूसीसी क्रिएशन दिखाएगा। अगर आपका क्लाइंट फोलियो मास्टर से हुआ है तो कैश इंपोर्ट से, मतलब जो भी चीज़ है यहाँ पे आपको दिखाता है मैम। तो यहाँ पे आपको सोर्स में दिखाता है कि आपका क्लाइंट क्रिएट कैसे हुआ है। सर मेरा ये कहना है कि अगर हमें क्लाइंट का जो रिपोर्ट निकालते हैं ना, आरएम आप वाइज निकालते हैं। विवो वी जो है, आप प्लीज एक बार ये रिपीट कीजिए, आप जो कह रहे फोलियो नंबर शो, ये क्या प्रॉब्लम है आप बताएंगे। यस, मैं हाँ ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये टोटल क्लाइंट का रिपोर्ट चाहिए, बराबर? हाँ। ओके, वो टोटल क्लाइंट का रिपोर्ट, उसके साथ ही यूसीसी, उसकी यूसीसी कोड उसका मेंशन हो और उसके साथ उसका मैंडेट कोड भी मेंशन हो, ऐसा रिपोर्ट चाहिए। नहीं मैम, ऐसा रिपोर्ट तो नहीं है हमारे पास। तो मुझे देखना होगा कि भाई इसका यूसीसी कोड कौन सा है, तो वो तो रिपोर्ट अलग करके ही देखना वो पड़ेगा ना। अलग ही आपको निकालना पड़ेगा। वो आप जो दो चीज अलग है, यूसीसी कोड का हम्म, लिस्ट अलग आता है और उसका क्लाइंट लिस्ट अलग होता है मैम। ओके, तो जी। इसका कंबाइंड रिपोर्ट नहीं निकल सकता है, जी बराबर मैम, ना? कंबाइंड रिपोर्ट नहीं है। ओके, 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 डन, ठीक है। अभी अभी जो नेक्स्ट सेशन है वो भी स्टार्ट हो रहा है, 5 से 7 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। तो हमको ये सेशन जो है वाइंड अप करना पड़ेगा। और किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट में हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे। हेलो हाँ मैम। सर, ये फोलियो नंबर शो नहीं हो रहा है, वो आप बता दीजिए। कहाँ पे फोलियो नंबर शो नहीं हो रहा है? सर ये क्लाइंट का ट्रांजेक्शन हुआ है तब तो फोलियो नंबर नहीं आया। क्या हुआ है? ट्रांजेक्शन एक किया हमने कभी किया था? तो 20 तारीख को। 20 तारीख को? हाँ जी। अभी तक फोलियो आया नहीं है? नहीं। हाँ, तो आप उसके लिए ना एक बार हमारे सपोर्ट पे मेल कीजिए मैम, कि हमारी टीम चेक करेगी कि आरटीए में उसका ट्रांजेक्शन कंफर्म हुआ है कि नहीं। कभी कभी आप सर ट्रांजेक्शन मैंने करते हैं पर ट्रांजेक्शन सर जो है मैंने कभी मेल कभी किया था। हाँ। मेल मैंने किया था सर। हाँ, सपोर्ट को मेल किया है ना, तो टीम अभी आपका तो फोलियो का डेटा कॉल आउट उन्होंने करेगी सर मैम। उन्होंने बोला कि एनएससी की साइट पे चेक करना है, वो कैसे चेक होगा? क्या मैम? मैंने मेल किया था, मेरा बात भी हुआ था, तो उन्होंने बोला किसने एनएससी की किसने साइट आपको पे जाकर रिप्लाई चेक। किया था, नाम क्या है उनका? 1 मिनट सर। देखिए, अरे नेम तो मुझे मिल नहीं रहा है।
मैम उसी पे आप रिप्लाई कीजिए, आप उसी मेल पे रिप्लाई कीजिए, बोलिए कि ट्रांजेक्शन हुआ है पर उसका कंफर्म तो कीजिए आरटीए के एंड पे डेटा अपना फोलियो जनरेट हुआ है कि नहीं, आप वो मेल पे रिप्लाई कीजिए। जी सर, एक में तो सर आरटीए, एक तो ट्रांजेक्शन में रिजेक्ट दिखा रहा था। हाँ रिजेक्ट और हो गया, मतलब कुछ ना कुछ कारण उसको रिजेक्शन में भी कारण भी दिखाता रहेगा आपको। तो आप ना एक वही, क्योंकि रिजेक्ट का, आप यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए मैं कुछ आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो कुछ भी मैं गलत आंसर नहीं देना चाहता हूँ। आप ना वही मेल पे एक बार रिप्लाई कीजिए, वही मेल पे जो कंसर्न पर्सन है उनको बोलिए कि आपको कॉल करने के लिए, वहां पे लिखिए प्लीज कॉल मी, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस इशू, तो वो आपको कॉल करके एक बार समझाएंगे। ठीक है सर। जी, हम जो ये सेशन जो है अभी वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है अभी 5 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है। आई होप सबको डाउट समझ में आया, और जो भी क्वेरी अगर आपको बचा होगा तो आप सपोर्ट पे मेल कर सकते हैं, support@investmentonline.com पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।